खुशियों की है जुबां, चल दे तू चल दे कारवां, वो है जहां लगती है जैसे आसमां, वो है यही वो रोशनी, तेजस्विनी 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 तेजस्विनी। नमस्कार, तेजस्विनी में आप सभी का स्वागत है। ये कहना गलत होगा कि गांव और देहात की लड़कियां, महिलाएं सिर्फ चूल्हे चौके तक महदूद रहती हैं या घर की चारदीवारी तक महदूद रहती हैं। हमारे आसपास कई ऐसे उदाहरण हैं जो हमें दिखाते हैं कि कई क्षेत्रों में वो अपना दमखम दिखा रही हैं। और ऐसी ही है हमारी आज की तेजस्विनी, जिनको गौरव हासिल है द्रोणाचार्य और पद्मश्री अवार्ड हासिल करने का। वो एक जानी मानी कबड्डी की प्लेयर रही हैं और अब भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच हैं पिछले लगभग 13-14 वर्षों से। हमारी आज की तेजस्विनी डॉक्टर सुनील डबास। खेलों में हरियाणा की महिलाओं का परचम आज पूरे देश में लहरा रहा है। कितनी ही ऐसी खेल स्पर्धाएं हैं जिसमें अभी तक पुरुषों का बोलबाला रहा है, लेकिन उनमें हरियाणा की महिला खिलाड़ी आगे निकल गई हैं। ऐसी ही हरियाणा की खिलाड़ी हैं सुनील डबास। सुनील देश की महिला कबड्डी टीम की कोच हैं। हरियाणा के मोहम्मदपुर माजरा गांव में जन्मी सुनील एमए, एमफिल और आगरा विश्वविद्यालय से खेल मनोविज्ञान में पीएचडी हैं। 2005 से विमेन टीम इंडिया को कोचिंग दे रही हैं। डबास की कोचिंग में टीम इंडिया ने 6 गोल्ड मेडल जीते, जिसमें एशियन गेम्स 2010 और वर्ल्ड कप 2012 शामिल हैं। 2012 में डबास को द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित किया गया और 2014 में पद्मश्री अवार्ड से नवाजा गया। पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भारत की पहली महिला कबड्डी कोच सुनील डबास हैं हमारी आज की तेजस्विनी। तो आइए मुलाकात करें डॉक्टर सुनील डबास से, जो कि जानी मानी कबड्डी की प्लेयर रही हैं और कोच कर रही हैं इस समय इंडियन टीम को। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर सुनील डबास। थैंक यू मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको राष्ट्रपति जी से पुरस्कार मिला है कि आप पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्डी आप दोनों हैं। इसके लिए बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से आपको। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। तो सुनील जी, ये बताइए कि आप कबड्डी खेलती रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि आप हरियाणा के जिस गांव, जिस देहात से आती हैं, वहां पर ये काम करना जब आपने किया होगा तो इतना आसान नहीं रहा होगा आपके लिए। फिर क्यों आपने सोचा कि मैं कबड्डी खेलूंगी? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे एग्री करती हूँ। और जिस समय पर जो समय मेरा रहा है, उस समय पर मेरे उस छोटे से गांव में इस टाइप की कोई सुविधा नहीं थी। कोई हमारे यहाँ पे कोई कोचिंग का या इसी प्रकार का कुछ वो नहीं था, संसाधन भी नहीं थे। हाँ, मेरी बड़ी सिस्टर थोड़ा सा कबड्डी खेलती थी, लेकिन वो भी सूट सलवार पहन के खेलती थी। अच्छा। और उसके बाद हमारे गांव में एक फाग की एक परंपरा है हरियाणा में। तो फाग में रात में लेडीज कुछ गेम्स खेलती हैं। उसमें मेरी माँ भी कबड्डी खेलती थी फाग में। अच्छा। तो हम चुप चुप के माँ को भी देखते थे। अच्छा। और मेरी माँ की अच्छी खासी टीम होती थी, जो माँ मेरी बहुत एक्टिव थी। अच्छा। तो वो एक जो देशी तड़का था, उसको हम देख के पले बड़े हैं। और उसी से मेरे अंदर थोड़ा सा जुनून आया कि मैं भी माँ की तरह ही अच्छी सी खिलाड़ी बनूं। और कुछ मैंने मेरी बड़ी सिस्टर को जैसे टूर्नामेंट्स में देखा, वो खेलती थी। बेशक वो सूट सलवार में खेलती थी, लेकिन वो बहुत अच्छा खेलती थी। अच्छा। तो उनकी हाइट भी बहुत अच्छी है, 5'11" उनकी हाइट है। तो थोड़ा सा कई गेम खेले उन्होंने। तो वहां से मुझे थोड़ी सी एक हिम्मत आई कि मुझे भी खेलना चाहिए। हाँ। और दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें संसाधन नहीं है, स्पार्किंग बहुत है। हाँ। टैलेंट की कमी नहीं है। मेरे टाइम पर आप संसाधन देखिएगा, दूरदर्शन भी वो भी गांव में 10 घरों में होता था। टीवी चैनल्स भी नहीं होते थे। आज तो फिर भी बहुत कुछ बदल गया है। और पेड़ पौधे, पानी, ये इंटरटेनमेंट के साधन होते थे। तो मिट्टी, पेड़ पौधे, पानी में खेलते हुए एक मिट्टी का खेल जो हमारे भारत के रग रग में रचा बसा है, भारतीय खेल है, इंडिजिनियस गेम है। तो इस खेल को चुनने में तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। इसको सिर्फ मैंने जब चुना है तो उस टाइम पर केवल इंटरटेनमेंट के लिए। अच्छा। लेकिन धीरे धीरे इसको एक फाइटिंग स्पिरिट में डेवलप होता गया। और उस फाइटिंग स्पिरिट से कब ये
नेशनल तक और इंटरनेशनल तक और यहाँ तक आपकी यात्रा जो है वो चलती रही। लेकिन सुनील जी ये बताइए कि ये यात्रा जो आपकी चली, पैशन तो आपके अंदर था, माँ को भी आप देख रही थी जो रात में इस तरह के खेल कभी कोई खास ओकेजन पे खेलती थी, आपको किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा उस वक्त? जैसे कि आप कह रहे हैं कि उतना संसाधन थे नहीं, लोग जानते भी नहीं थे, तो क्या कुछ सुनना पड़ा आपको कबड्डी के लिए? सुनना नहीं, देखो हमारे जब एरिना में किसी चीज की एक्सेप्टेंस तब होती है जब वो बहुत फ्लो में होता है, और जब बिल्कुल कुछ नहीं होता है, फ्लो में कुछ नहीं होता है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा चैलेंज होता है। मैं जब जिस समय गांव से निकली हूँ तो गांव में नहीं थी प्रैक्टिस वगैरह, तो मैं सिटी में जाती थी, और जहाँ हमारा एक स्टेडियम है झज्जर में, बाग ज्वार स्टेडियम जिसको कहते हैं, वहाँ पे अब तो पानी वगैरह है वहाँ, तब उस टाइम पे पानी वगैरह की भी सुविधाएं नहीं होती थी। और हमारे एक जो कल्चर ये था मेरे गांव का कि उसमें हम ट्रैक सूट नहीं पहन सकते थे तो सूट सलवार पहन के झज्जर जाती थी, वहाँ प्रैक्टिस करते थे। मिट्टी का गेम है, मिट्टी और पसीना दोनों से लथपथ होके फिर वहाँ पे वापस उसको ट्रैक सूट को चेंज करते थे बाथरूम्स में जाके, और वहाँ पानी नहीं होता था तो ऐसे ही कपड़े झाड़ झूड़ के पहन के आते थे, फिर अपना गांव में वापस से ट्रैक सूट बैग में डाला और आके प्रैक्टिस करके घर पहुंच जाते थे। तो ये तो था हमारा ट्रेनिंग का शेड्यूल। और उससे दूसरा एक शेड्यूल होता था जो मैं समझती हूँ कि हरियाणा का एक कल्चर है जो ग्रामीण एरिया में है, वो किसान का कल्चर जो है ना वो हरियाणा में बहुत है। और मेरी जो परवरिश है वो किसान के सारी एक्टिविटी से निखरते हुए निकली है। किसान का कल्चर होता है, उसके अंदर ऑटोमेटिक फिटनेस ट्रेनिंग होती है, और वो मैं आज की लड़कियों को भी कहना चाहूंगी कि वो माँ बाप के साथ अगर उस काम में हेल्प कराती हैं तो उससे वो बहुत कुछ पॉजिटिव उसकी फिजिक में। तो आप खेतों में भी काम कर लेती थी क्या? क्या काम करते थे आप? देखो मेरा शेड्यूल होता था मॉर्निंग में 4 बजे उठ के, सबसे पहले मैं हमारे घर में ही भैंसे होती थी, बैल होते थे, उनका चारा वगैरह काटते थे, वो सारा काम करते थे। फिर उसके बाद खेत में भी जाते थे, खेत से चारा वगैरह काट के लेके आते थे भैंसों के लिए। फिर उसके बाद मैं पानी नहीं होता था हमारे गांव में, दूर 1-1.5 किलोमीटर पानी का कुआं होता था, और उस कुएं में भी हमारे वो एक चकली होती है वो भी नहीं होती थी, हमें ऐसे झुक के खींचना पड़ता था। तो वो 10-15 मटके फिर पानी के भर के लेके आती थी। वो मैं वहाँ से मेरी स्पीड डेवलप हुई है, वहाँ से मैं जैसे हर एक मटके में मैं अपना टाइम लगाती थी कि मुझे इतनी देर में इतने मटके वापस भर के, क्योंकि मुझे फिर कॉलेज भी जाना होता था, स्कूल भी जाना होता था, तो वो मटके मैं बहुत स्पीड से लेके आती थी। और ये जो मटके ढोना या खींचना ये क्या है, आज की मॉडर्न जिम है। वो जो जिम की एक्टिविटी है, कसरत है, खेतों में नलाई गुड़ाई करते थे, कस्सी से कुदाली से काम करते रहे हैं, तो ये सारा जो है वो हमारी एक टाइप की। आज मैं जब मैं मॉडर्न टाइम में कोच बनी हूँ और मैं जब खिलाड़ियों को फिटनेस की ट्रेनिंग देती हूँ और मुझे ये पता है कि बॉडी के किस पार्ट को फिजिकल फिटनेस के लिए मस्कुलर डेवलपमेंट करना है, तो ये मस्कुलर डेवलपमेंट है वो मेरा ऑटोमेटिक किसान के कल्चर में जो है छुपा हुआ था और वहीं से डेवलप होता चला गया। तो फिटनेस मेरी वहाँ डेवलप हो रही थी। और ट्रेनिंग जो है एक्सपर्ट जो गेम की थी वो हम बाहर सिटी में जाके करते थे, हमें सुविधाएं बहुत ज़्यादा नहीं थी। तो ये जो एक दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, वहाँ से गेम का कहीं ना कहीं निखार आता चला गया। अच्छा सुनील, लेकिन ये बताइए कि आप पीएचडी हैं, आपने पढ़ाई भी खूब की, मतलब आपने गणित में, मैथ्स में आपने बीए किया है। ये गणित और मैदान दो अलग अलग चीज़ें लगती हैं नहीं? एक्चुअली मेरी माँ का सपना था, मेरी माँ को बहुत अच्छा लगता था जब कोई हमारे गांव में दूर से कोई टीचर आती थी तो वो सुबह सुबह मेरे घर के सामने से निकलती थी और वो पर्स लटका के जाते थे। तो मेरी माँ का सपना था कि मैं तो मेरी बेटी को इस टीचर की तरह ना एक टीचर बनाना चाहती हूँ जो डेली पर्स लटका के नौकरी करने जाए। और मेरे फादर जो पहले आर्मी में भी गए हैं मेरे फादर, और गाँव में भी जैसे आसपास के गाँव में मेरे फादर कबड्डी कुश्ती वगैरह खेलते रहे हैं। अच्छा। तो उनका सपना था कि मैं बेटी को स्पोर्ट्स में डालूं। तो एक तरफ माँ का सपना पूरा करने के लिए पढ़ाई में जुटी रहती थी, एक तरफ पिताजी का सपना पूरा करने के लिए थोड़ा स्पोर्ट्स में जुटना पड़ता था। तो कहीं ना कहीं उन दोनों की जो इच्छाएं थी, उनका सपना था, और फिर उन्होंने जैसा जैसा मुझे
मेरा एक मेकअप करते चले गए और मैं वैसे ही अपने आप को ढालती बताइए चली ये गई। कितना मुश्किल था कि आप खेतों में काम भी करती थी, आप इतनी दूर से 15-18 मटके पानी भी लाती थी, फिर आप पढ़ाई भी करती थी, फिर आप कबड्डी भी खेलती थी, कबड्डी खेलने के लिए गांव से दूर जाती थी। ये इतना सारा ये जो टाइम का मैनेजमेंट किया आपने, वो कैसे किया? क्योंकि यही अक्सर टाइम ये का बड़ा मैनेजमेंट होता मुश्किल था काम कि है। मैं एक एक मटके के ऊपर भी मेरा टाइम मैनेजमेंट होता था कि मुझे इतनी देर में इतने मटके पानी भर के लेके आने ही आने हैं। और एक बार तो हाँ, सबसे बड़ा जो हमारे ड्रॉबैक था, मेरे गांव में कोई बस स्टैंड वगैरह नहीं था। अच्छा। और मुझे गांव से 10 किलोमीटर झज्जर जाना पड़ता था और झज्जर भी बस स्टैंड से 3 किलोमीटर अंदर मेरा कॉलेज पड़ता था। वहां भी पैदल पैदल हमें गलियों से दौड़ते दौड़ते भागते पहुंचते थे। कई बार हमारे गांव में अप्रोच रोड पे पड़ता था, बसें नहीं रुकती थी। तो एक बार तो मेरे साथ ये भी हुआ था कि मेरे फाइनल एग्जाम चल रहे थे और मुझे कोई व्हीकल नहीं मिला, तो मेरा वो पेपर ही छूट गया था। तो ऐसी भी सिचुएशन थी कि हम कई बार ट्रांसपोर्ट की वजह से स्कूल कॉलेज नहीं पहुंच पाते थे। हमारा अप्रोच रोड पे गांव होने की वजह से नहीं पहुंच पाते थे। मेरे गांव में जो है, मैं सरकारी स्कूल से ही निकली हूँ। सरकारी गवर्नमेंट स्कूल मेरे गांव में 5वीं क्लास तक था। और 6th क्लास थी वो जाके हमारे दूसरा गांव पड़ता है पड़ो साथ में झाजगढ़ में है, उसमें जाके हाई स्कूल था। हाई स्कूल में तो गर्ल्स स्कूल है, लेकिन सबसे बड़ा जो एक मेरे सामने बैरियर आया था वो था कोएड स्कूल में। हमारी अभी भी हरियाणा में मैं कई बार देखती हूँ कि मेंटेलिटी लोगों की अभी भी ये है कि बेटियों को कोएड में ना भेजा जाए। अगर वहां पे हमारा मैक्सिमम ड्रॉप आउट होता है वो हाई स्कूल, अगर गर्ल्स स्कूल है तो पढ़ लिया, अगर उसके बाद गर्ल्स स्कूल नहीं है, गर्ल्स कॉलेज नहीं है, तो ड्रॉप आउट। हाँ। तो मेरा भी वहां पे ड्रॉप आउट का बहुत बड़ा बंधन मेरे सामने था। अच्छा। कॉलेज स्कूल में हमारा 12th का स्कूल है झाजगढ़ में, वो कोएड था। तो उसमें हम फिर जो सैकड़ों लड़कियां हम हाई स्कूल से निकले थे, उसमें से हम 6-7 लड़कियां हैं उस कोएड में। वो भी पेरेंट्स की बहुत ताकत हमारे पीछे खड़ी थी कि उन्होंने हमें कोएड स्कूल में एडमिशन कराया और उन्होंने ये ठान लिया था कि नहीं, हमें अपनी बेटियों को पढ़ाना है। हाँ, तो सुनील जी, ये जो आपकी पढ़ाई साथ साथ चल रही थी और मैथ साथ साथ चल रहा था, साथ साथ कबड्डी चल रही थी, तो जो पहला टूर्नामेंट हुआ नेशनल लेवल का, जिससे वाकई आपको लगा कि हाँ अब मैं एक प्लेयर बन गई हूँ, एक ऐसी प्लेयर जो देश के लिए खेल रही है, वो मोमेंट कैसा था आपके लिए? देखो, सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हम स्कूल या कॉलेज या बाहर जब भी खेल के आते थे तो हम गांव में सिर्फ मेरे घर तक सीमित रहता था। अच्छा। हम कहीं चीजों को, क्योंकि मुझे पता था कि सोसाइटी में हमारी इन चीजों को एक्सेप्टेंस नहीं है। हाँ। तो उन चीजों को हम बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं करते थे। अच्छा। और वो सारी चीजें अपने घर में ही समेट के रखते थे। ये तो जब अचीवमेंट्स आती गई, थोड़ा सा मीडिया का रोल है। पहले दूरदर्शन होता था गांव में, तो जैसे हमारे बाहर टूर्नामेंट हुए हैं, दूरदर्शन से गांव तक पहुंचे हैं और लोगों में उसकी एप्रिसिएशन हुई है, एक्सेप्टेंस तब आई है। तो इससे पहले तो हम जब भी खेलते थे तो उन चीजों को हम छुपा के ही रखते थे, किसी से शेयर नहीं करते थे। मतलब इतनी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स भी कुछ भी घर तक रखते थे। हमारे साथ डॉक्टर सुनील डबास हैं, जो अपने एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव के बारे में बता रही हैं और किस तरह से उनकी ये यात्रा रही उसके बारे में बता रही हैं। छोटा सा ब्रेक लेते तेजस्विनी में, तुरंत हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए तेजस्विनी। Witness the rise of investment opportunities at Uttar Pradesh. Appraise your investments in booming sectors. Transform ideas through investor-friendly policies and transparent governance. Upstart new ventures in one of the largest land banks. Rise under visionary leadership. Power up New India. In the upcoming Uttar Pradesh Investor Summit 2018 on the 21st and the 22nd of February. बच्चन जी, बोलो बच्चा जी। आपने वो फिल्म कुली की थी ना? कुली? हाँ, कुली की। तब तो आप रेलों के बारे में बहुत जानते होंगे। हाँ, थोड़ा बहुत जानता हूँ। तो बताइए, कौन सा ट्रैक किसका है? इस वाली पे चंद्रपुर वाली आती है और उस वाली पे बहादुरगढ़ वाली आती है। गलत जवाब। हाँ? वहाँ पर हरिया जी बाल्टी लेकर आते हैं और वहाँ पर मुसद्दी जी लोटा लेकर। अरे उसको आगे आगे आगे।
अरे अरे अरे, सुनिए 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 सुनिए, बाल्टी नीचे रखिए। आपको क्या लगता है बाहर शौच जाने से गंदगी बाहर निकल जाएगी? उल्टा बीमारियां अंदर आती हैं। और अब तो स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत भारत सरकार भी शौचालय बनाने में मदद कर रही है। तो आप भी शौचालय बनाइए, खुद जाइए, अपने परिवार को भी ले जाइए। अरे इस बच्चन की नहीं सुन रहे तो कम से कम इस बच्चन की तो सुनिए। पापा हो या मम्मा हो, पापा हो या मम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, या मम्मा की अम्मा हो, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। बत्ती पंखा गीजर हो, बत्ती पंखा गीजर हो, एसी हो या हीटर हो, एसी हो या हीटर हो, कभी न चालू छोड़ेंगे, कभी न चालू छोड़ेंगे। नेबर हो या टीचर हो, नेबर हो या टीचर हो, अकल से और मेहनत से, अकल से और मेहनत से, और पूरी हिम्मत से, और पूरी हिम्मत से, सबको हम सिखाएंगे, सबको हम सिखाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे, बिजली हम बचाएंगे। जवानों, जहाँ बिजली वेस्ट हो रही है वहीं अपनी बैटलफील्ड है, तो बिजली बचाओ, देश बनाओ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिया का ये इनक्रेडिबल नजारा देखिए। अरे वाह, एक नजारा ये भी देखिए। इंडिया को इनक्रेडिबल बनाए रखने वालों को भी देखिए। गूंज उठे हर मन में सरगम, जगमग कल जगमग जगमग जगमग, गुजरी मामा जरा गौर से देखिए, ये हैं इनक्रेडिबल इंडियंस और इन्हीं से है इनक्रेडिबल इंडिया। तेजस्विनी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर सुनील डबास हैं, जानी मानी कबड्डी के खिलाड़ी और कबड्डी की कोच। सुनील जी, जैसे कि आप बता रही हैं कि अपनी खुशी को भी घर तक महदूद रखना पड़ता था, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, कब खासतौर से पेरेंट्स को बड़ी खुशी होती है जब उनके बच्चों के बारे में अखबारों में छपता है, लोग इंटरव्यू लेते हैं, बात करते हैं। तो आप कह रही हैं कि आपने अपने पिताजी और अपनी माताजी दोनों की जो सपने थे उनको पूरा करने की तरफ आप बढ़ रही थी। तो पेरेंट्स उस वक्त कैसे देख रहे थे आपकी इन तमाम अचीवमेंट्स को? पेरेंट्स बहुत खुश होते थे। मेरे फादर थे इवन जब मेरे को NIS के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से गुजरात में गांधीनगर में मुझे जाना था और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया था। मेरे फादर चुपके से मुझे ले गए, लेकिन घर आके एक सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि मेरी जॉइंट फैमिली थी और उसमें मेरे ताऊजी खासकर उस चीज़ के लिए एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे कि बेटी को अदर स्टेट में डाला जाए और वो बाहर रहेगी 1 साल। तो उनके मन में एक डर था कि क्योंकि उन्होंने कभी गांव में ना तो कोई लड़की ऐसे बाहर गई थी और ना ही कोई जाता था, तो एक एक्सेप्टेंस नहीं थी। तो उनके अंदर एक फियर था कि बेटी बाहर जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। वहाँ पे मेरे पिताजी ने बहुत बड़ा स्टैंड लिया कि नहीं, मुझे मेरी बेटी को वहाँ भेजना है, हॉस्टल में डालना है और पढ़ेगी और वो वहाँ पे ट्रेनिंग करके आएगी। तो ये जो कोच की ट्रेनिंग थी ये गुजरात से मैंने NIS किया। तो उस टाइम पर फादर का एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग स्टेप मेरे पीछे खड़ा था, उनकी पावर। सेकेंड, गांव में एक्सेप्टेंस चीज़ों की तब हुई है जब एक बार 2010 में जब हमारा एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल आया, तो चैनल्स के माध्यम से गांव तक उसकी पूरी वो पहुंची है। और वो सभी जो गांव में कभी हम ट्रैक शूट या इन सब चीज़ों के ऊपर नजरें रहती थी, उसका एक्सेप्टेंस सबसे पहले तब हुआ। वो सब लोग ट्रैक्टर ट्रॉलियां भर भर के एयरपोर्ट पे हमें लेने के लिए आए हैं और एक बहुत बड़ा मेरे गांव ने स्वागत समारोह किया और उसमें सारा गांव वहाँ पे खड़ा है। तो वो मेरे लिए एक पॉजिटिव वो था। वहाँ से मुझे लगने लगा कि मेरा गांव कितना मेंटलिटी फ्लेक्सिबल है, कितना जल्दी एक्सेप्टेंस है, बशर्ते कि उनको उन चीज़ों से रूबरू कराया जाए। हाँ। अच्छा सुनील जी, हम जानते हैं कि आपने अपने गांव में एक स्टेडियम के निर्माण में भी एक अहम भूमिका निभाई। वो कैसे आपने किया? आपने अपना जो धनराशि मिली वो दान कर दी और एक स्टेडियम बन के तैयार हुआ फिर बाद में सरकार की मदद से।
हाँ, वो जब ये इतना बड़ा एक प्रोग्राम उन्होंने एक स्वागत समारोह किया तो हमारे सीएम के बेटे को उन्होंने चीफ गेस्ट वहाँ पे रखा हुआ था। तो मैंने पहले मेरे दिमाग में एक ही चीज़ थी कि क्यों ना मैं आज सरकार भी है, सारा सरकार का अमला शमला आया हुआ है, तो मैं उनसे कुछ तो डिमांड करूं मेरे गांव के लिए। तो तब मैंने गांव के लिए एक स्टेडियम की डिमांड करी और मेरे गांव से उन्होंने पूछा कि क्या ज़मीन अवेलेबल है, तो मेरे गांव ने 10 एकड़ ज़मीन खुशी खुशी उसके लिए दी और वहाँ पे स्टेडियम की तैयारियाँ हुई। फिर उसके बाद मैंने 2012 में एक बार और ऐसा ही गांव ने बहुत बड़ा एक फंक्शन किया, मेरे को जब अवार्ड मिला तो तब मैंने एक महिला एकेडमी की डिमांड करी सरकार से, और सरकार ने पहली बार हरियाणा की फीमेल जो कबड्डी की एकेडमी है वो मेरे गांव में दी। अब वहाँ पे जो मैं उस समय पर ये सोचती थी कि कैसे हम ट्रैक सूट भी नहीं पहन पाते थे, आज वहाँ पे मेरे गांव में इतना बदलाव आया है कि मैं परसों गई हुई 19 को मैं गई हुई थी गांव में, तो वो सब लड़कियां शॉर्ट्स में खेल रही हैं और सारी, हालांकि मुझे जो मेरे गांव की चाची ताई वगैरह थी वो सब घूंघट में बैठ के उसको देख रही हैं तो उनको घूंघट में बैठ के भी वो खुश हैं कि हमारी बेटियां शॉर्ट्स में भी खेल रही हैं। एक्सेप्टेंस है, ये एक जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, और गांव में लड़कियों को भी खेलने के लिए उनको फ्री को छोड़ दिया गया। तो ये एक बदलाव जो है वो गांव में आया है, और वो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेरा गांव बदल रहा है, मेरा देश बदल रहा है। बहुत खूब। तो आप 2005 से हमारी राष्ट्रीय महिला टीम को कोच कर रही हैं और इतने वर्ष हो गए हैं, इसका आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? खासतौर से वो नौजवान लड़कियां जो अपनी आंखों में तमाम ढेरों सारे सपने लेके आती हैं और उनको आप और ज़्यादा उसमें अपना सहयोग और अपनी ऊर्जा देकर जो उन्हें ग्रो कर रही है, बड़ा कर रही है, वो आपका एक्सपीरियंस कैसा है? देखो, उसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तरफ मुझे उनको पूरा मेंटली टफनेस के साथ ट्रेनिंग करवानी है, और दूसरा मुझे उनके अंदर भी कुछ बदलाव लेके आने हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादातर लड़कियां मेरे ग्रामीण क्षेत्र से होती थी, सिटी से भी होती हैं बहुत सारी लड़कियां, लेकिन ग्रामीण रूरल बेल्ट को ज़्यादा वो रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। तो उनको मैंने इंटरनेशनल एरिना में लाने के लिए उनका एक्सपोजर नहीं था, क्योंकि उन्होंने कभी ये टीवी कैमरा वगैरह फेस नहीं किया था, तो उसको एक्सपोजर के लिए मुझे प्रिपेयर करना था। दूसरा, उनको मैंने कंपटीशन के लिए प्रिपेयर करना था। तो ये, और अपने देश का जो एक खिलाड़ी के लिए सबसे रोमांचित पल होता है वो मैं बच्चों के अंदर कूट कूट के भरती थी। पैट्रियोटिज्म जो है, हम यहाँ पे कहते हैं ना कि गली में हम कास्ट से जाने जाते हैं, तो गली से बाहर निकले तो हम अपने गांव से जाने जाते हैं, सिटी में गए तो दूसरी, और देश से बाहर गए तो इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। तो वो इंडियन की जो एक भारतीयता की उनके अंदर मैं बहुत कूट कूट के भरती रही हूँ, और एक रोमांचित करने वाला जो अंदर ताकत देने वाली चीज़ है उसको मैं हमेशा प्रायोरिटी पर रखती हूँ। एक हमारा देश का झंडा, एक हमारे देश की नेशनल एंथम, और एक हमारा जो ब्लेजर के ऊपर हम भारत लेकर चलते हैं, ये सोच के चलते हैं कि हम भारत माँ को अपने कंधों पे लेके चल रहे हैं। तो ये पल ऐसा होता है कि जब भी कोई कंट्री गोल्ड मेडल जीतता है तो उसका फ्लैग सबसे ऊपर फहराया जाता है, उसी कंट्री की नेशनल एंथम बजती है। तो ये रोमांचित जो पल है उसको पाने के लिए सपने बुनते हैं, और वो सपने हम डे बाय डे, अर्ली मॉर्निंग उठते ही मैं सबसे पहले नेशनल एंथम कराती हूँ। उसके बाद मैं योगा से ट्रेनिंग स्टार्ट होती मेरी। मैं ट्रेनिंग को पूरी भारतीयता का एक जामा पहना के स्टार्ट करती हूँ कि हम भारतीय हैं और भारत के लिए हमें लड़ना है, हमें फाइट करना है। तो ये उनके अंदर एक रोमांच भरती हूँ। दूसरा, आज नेक टू नेक फाइट है। मैं, हालांकि मुझे नहीं पता कि मैंने पीएचडी कैसे कर दी, क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट, मेरी ज़रूरत है वो मेरी पीएचडी करा दी। मुझे खिलाड़ियों को बहुत ज़्यादा एक साइंटिफिक सपोर्ट की कमी फील होती थी, तो मुझे साइकोलॉजिकल रूप से मुझे लड़कियों को बहुत स्ट्रांग बनाना था। मेंटल टफनेस है वो किसी भी गेम की सबसे बड़ी बैकबोन होती है। हम हल्का सा नेक टू नेक फाइट होती है, कट थ्रोट कंपटीशन है, हल्की सी उसकी वजह से हम मेडल हमारा छिन सकता है। 2010 में एशियन गेम्स में हमारा चाइना के साथ ना ईरान के साथ जो मैच हुआ उसमें हम 22-23 के स्कोर से 1 ही पॉइंट से जीते हैं। तो वो एक एक पॉइंट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उस गोल्ड मेडल को बचा के रखने के लिए हमें उसमें एक भी लूपोल या कमजोर कड़ी नहीं छोड़नी है। अच्छा डॉक्टर सुनील देवास, जैसे कि आप कह रहे हैं कबड्डी का खेल जिसमें रूरल जो एरिया है वहाँ से बहुत सारी लड़कियाँ आती हैं, मुझे ये बताइए कि क्या कुछ चैलेंजेस आप फील करती हैं उन बडिंग खिलाड़ियों के लिए, महिला खिलाड़ियों के लिए, जो लड़कियाँ जो कि गाँव से खेलने के लिए आना चाहती हैं, बाहर आना चाहती हैं, क्या कुछ चैलेंजेस आप, खासतौर से कबड्डी की भी अगर हम बात करें तो क्या फील करती हैं, क्या आपका एक्सपीरियंस है?
देखो, सबसे बड़ी चीज मुझे एक जो लगता है, वो लड़कियों को ग्रामीण क्षेत्र में आज भी अगर कोई जेंट्स कोचिंग करता है तो वहाँ लड़कियों को जाने नहीं देते हैं। तो पहली चीज उनकी डिमांड होती है, पेरेंट्स की डिमांड होती है कि कौन कोच है, कोई लेडी है, जेंट्स है, फर्स्ट डिमांड। सेकंड, जो कबड्डी है वो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट है, आप बॉडी कांटेक्ट गेम है, तो बॉडी कांटेक्ट गेम में महिला का होना बहुत जरूरी है, इसलिए पेरेंट्स की फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है। और उसमें लड़कियों के अंदर भी एक हेजिटेशन होता है, अगर उसको लेडी कोच ना मिले तो बहुत हेजिटेट करती हैं। तो ये हमारे खेलों में अभी भी भारत में थोड़ा सा लड़कियों में एक जो वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे मैं हर बार सरकार से भी कहती हूँ कि हमें लड़कियाँ, लेडीज कोच है वो ज़्यादा प्रोवाइड करवाई जाए। थर्ड थिंग, इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत बच्चों की बहुत ख़राब होती है और लड़कियों में एनेमिक के बहुत केसेस मेरे सामने आए हैं। हालांकि मैं लड़कियों की डाइट पे पूरा फोकस रखती हूँ और लड़कियों की ड्यूरिंग ट्रेनिंग उनकी एक एक पॉइंट पे फिगर आउट करती हूँ कि उनकी डाइट भी प्रॉपर जाना चाहिए, एनेमिक नहीं होनी चाहिए, उनकी जो है फिटनेस है उसकी HB लेवल से लेकर और उसकी मस्कुलर बैलेंस तक मैं हर एक पॉइंट के ऊपर वर्कआउट करती हूँ, उनका डाटाबेस तैयार करती हूँ। तो खिलाड़ियों के अंदर एनेमिक होना सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, इकोनॉमिक कंडीशंस कमजोर होना ड्रॉबैक है, रूरल बेल्ट से उनको एक्सपोजर नहीं मिलता वो ड्रॉबैक है, और सबसे मेन चीज है कि हम बाहर का एक्सपोजर हमारे पास नहीं होता है, नए नए बच्चों को लेके आते हैं तो वो एक्सपोजर होना बहुत जरूरी है। हाँ, सुनील जी, हम जानते हैं कि आपने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं, 10-12 पुस्तकें भी आपने लिखी हैं। तो और योगा के साथ आपने खासतौर से और फिटनेस के ऊपर आपने बड़ा जोर दिया है। तो ये बताइए कि खासतौर से योगा को किस प्रकार से खेलों में और ज्यादा लेकर आना चाहिए, जिससे हमारी जो कैपेबिलिटीज हैं, जो मानसिक जिसकी आप बात कर रही हैं कि शक्ति और शारीरिक तो है ही, उसका एक तालमेल बनाया जा सके। सबसे पहले तो देखो, मैं भारतीय धरती को सलाम करती हूँ जिसने योग का जन्म दिया, और योग को मैं मोदी जी से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि योग को ओलंपिक में शामिल किया जाए, क्योंकि चाइना के 49 मेडल हैं वो उनके अपने कंट्री के खेलों से आते हैं। तो हमारे योग से कम हम 10-15 मेडल भी ला सकते हैं, और हमारे भारतीय योग को पूरा विश्व है आज फॉलो करके चलता है मोदी जी के प्रयासों से। तो उसको ओलंपिक में भी एक गेम इवेंट की तरह उसको इंक्लूड करा जाए। थर्ड थिंग, योग जो है उसके अंदर बहुत पावर होती है। मैं खिलाड़ियों को 2 टाइप का योग देती हूँ, एक जनरल योग होता है, दूसरा पावर योग। पावर योग को भी मैं इंक्लूड करके चलती हूँ बच्चों के अंदर इंटरनल पावर डेवलप करने के लिए। प्राणायाम जो है वो खिलाड़ी के अंदर, जैसे कबड्डी जैसा गेम फॉर एग्जांपल हमारा एक कैंट होता है जो जिसमें हम सांस रोके कबड्डी 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 बोलना पड़ता है कंटिन्यू, तो उसमें उसकी जो इनहेलेशन पावर और उसको सांस को रोकने की जो पावर है, मैं खिलाड़ियों में कम से कम 3 मिनट तक सांस रोकने की शक्ति है वो योग से डेवलप हो जाती है। तो ये जो योग है वो हम अगर खिलाड़ी की फिटनेस में और जनरल वेलबींग के लिए भी अगर उसको कंपलसरी कर दिया जाए, बच्चों के अंदर एक थोड़ी सी आदत डाल दी जाए, तो योग से हम बहुत बच्चों को नैतिक शास्त्र पढ़ाने की जरूरत नहीं होगी। जिसने योग सीख लिया वो नैतिक शास्त्र उसके अंदर ऑटोमेटिक आ जाता है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप डॉक्टर सुनील डबास। चलते चलते अब भविष्य में आप क्या चाहती हैं, क्या करना चाहती हैं, क्या आपकी मनोकामना है और क्या इच्छा है, क्या स्वप्न है आपके? इच्छाएं तो मेरी ये हैं कि मेरे देश से जितना बेटियां, अभी हालांकि बेटियों को मोदी जी ने बहुत कुछ लोग तो गांव में कहते हैं मोदी जी ने इनको सिर पे बिठा लिया है मेरे गांव में तो कह देते हैं। हाँ, फिर भी देखो लड़कियों को कॉन्फिडेंस आया है, इस बात से बहुत अच्छा लगता है हमें भी। मेरी इच्छा ये है कि लड़कियों को हम और प्रायोरिटाइज रखें, थोड़ा सा उनको आगे बढ़ाने के लिए हमारी प्रायोरिटीज पे होना चाहिए। दूसरी चीज मैं ये रखना चाहूंगी कि लड़कियों के लिए ना एक हर एक जगह सोसाइटी का जो मेंटल स्टेटस है उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सारी प्लान आनी चाहिए। सोसाइटी का जो 0 लेवल है वहां से हमने प्लानिंग शुरू करनी चाहिए, चाहे उसकी कोचिंग की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की है, चाहे उसकी कोचिंग के लिए, चाहे उसकी ट्रेनिंग के लिए, जो भी हम चाहें, तो हमें सबसे पहले बेसिक लेवल का जो है मेंटल स्टेटस है उसको ध्यान में रख के आगे बढ़ना चाहिए। और लड़कियों के लिए मैक्सिमम है वो ट्रेनिंग सेंटर्स डेवलप करने चाहिए। चाइना को हम मेडल के लिए तो वो करते रहते हैं, वो इतना मेडल कैसे जीत लेता है। मैं पिछले दिनों जब चाइना में गई तो मैं हर एक कंट्री का ऑब्जर्व करके आती हूँ कि वहां पे हमसे ज्यादा क्या है और हमसे अलग क्या है। तो चाइना में 6 लाख के आसपास स्पोर्ट्स की एकेडमी है, हमारे में 78 एकेडमी है, तो हमारे पास 12 लाख एकेडमी हो सकते हैं। इसका मैंने पूरा प्लान बना रखा है कि हम 12 लाख एकेडमी कैसे बना सकते हैं देश के अंदर बिना किसी उसके थोड़ा सा एजुकेशन
एजुकेशनल और स्पोर्ट्स का कोलैबोरेशन से हम बना सकते हैं। तो वो मेरी एक सपना है कि हम देश को मेडल टैली में, ओलंपिक में, कॉमनवेल्थ में इसमें बहुत ऊपर लेकर आए। खेलों में बहुत और सुधार की जरूरत है, जिसमें मैं अपना सब कुछ लगाने के लिए रेडी हूँ। और लड़कियों के लिए ना, बेटियों के लिए आज भी मैं चाहती हूँ कि और बहुत सारी उनके खेलों की अकेडमी बने और सुविधाएं उनको और मिलनी चाहिए। हमें उम्मीद है डॉक्टर सुनील डबास कि आपने अभी तक जो अपनी यात्रा की है और आगे भी अपनी यात्रा को ऐसे अंजाम देंगी और बेटियों को जरूर आगे बढ़ाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद तेजस्विनी में आने के लिए। थैंक यू मैम। तो ये थी डॉक्टर सुनील डबास जो गांव की बेटियों को आगे बढ़ा रही हैं और उनका इरादा है कि वो बेटियों को आसमान की ऊंचाइयों तक लेकर जाएंगी। अगले हफ्ते एक और ऐसी तेजस्विनी से हम आपकी मुलाकात कराएंगे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।